नमस्कार दोस्तों, आज हम जीएसटी के संबंधित जो भी रिटर्न्स फाइल होते हैं उस संबंध में जानकारी दे रहे हैं। जीएसटी में जो सप्लायर है, सेलर या सर्विस प्रोवाइडर, सर्विस देता हो या माल बेचता हो, उन सबको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। जैसे कि कोई सेलर है, सेलर ऑफ गुड्स, उनका सेल एक फाइनेंशियल ईयर में यदि 20 लाख या 40 लाख रुपए से ज़्यादा है तो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन उनको करवाना पड़ेगा जीएसटी कानून के अंतर्गत। जीएसटी में रजिस्ट्रेशन जो है वो पैन, जो इनकम टैक्स का परमानेंट अकाउंट नंबर है, पैन नंबर के आधार पर रजिस्ट्रेशन होता है जीएसटी का वेबसाइट पे जाकर के। तो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करने के बाद अब उनकी जिम्मेदारी, जो भी रजिस्टर्ड डीलर हैं जीएसटी में, उनकी जिम्मेदारी होती है कि वे अपने जो भी सेल किए हैं पीरियड में, मंथली हो या क्वार्टरली हो, एनुअल हो, उस संबंध में सरकार को रिटर्न के द्वारा बताएं। अब कितने तरह का रिटर्न बताए गए हैं, कितने तरह के रिटर्न फाइल करने हैं। तो सबसे पहला है जीएसटी रिटर्न, GSTR-1। GSTR-1 वो रिटर्न है जिसमें कि एक सप्लायर, एक विक्रेता, सेलर कहें, अपने सभी आउटवार्ड सप्लाई, जो भी माल बेचा है उसने, गुड्स, या जो सर्विस प्रोवाइडर जिसने दूसरे को सर्विस प्रोवाइड किया है, सर्विस प्रोवाइडर, उनको अपने टोटल जो भी टर्नओवर है, जो भी उन्होंने सप्लाई किया है या सर्विस प्रोवाइड किया है, उस संबंध में रिटर्न फाइल करना पड़ेगा GSTR-1। जीएसटी इसमें जितना उन्होंने इनवॉइस रेज किया है, जो बिल जारी किया जाता है माल बेचने पर या सर्विस प्रोवाइड करने पर, जो बिल जारी किया जाता है, या डेबिट क्रेडिट नोट्स जो है, जो भी जारी किया गया। डेबिट नोट का मतलब किसी पार्टी को यदि बिल में कम अमाउंट चला गया हो या ज़्यादा सेल हो गया लेकिन बिल कम है तो उनको डेबिट नोट इशू किया है। यदि बिल ज़्यादा चला गया हो गलती से तो क्रेडिट नोट इशू किया है, उसको एडजस्टमेंट कर लिया जाता है। इनवॉइस के साथ डेबिट और क्रेडिट नोट भी जो है, चूँकि वो इनवॉइस से संबंधित रहते हैं तो उनको भी एडजस्ट किया जाता है। जितने भी सेल ट्रांजैक्शन के संबंधित डेबिट क्रेडिट नोट हैं एक टैक्स पीरियड में। GSTR-1 ये सभी टैक्स जो भी रजिस्टर्ड हैं जीएसटी के अंतर्गत, उन सभी के द्वारा फाइल किया जाएगा। चाहे कोई रेगुलर डीलर हो या कभी कैजुअल भी, कभी किसी कुछ खास समय में वो डीलर रहा हो या माल विक्रेता रहा हो या सर्विस प्रोवाइडर रहा हो, उनको भी करना पड़ेगा GSTR-1। अब GSTR-1 में एक चीज़ और ध्यान देना है कि हम जैसे कोई सेल्स करते हैं या सर्विस देते हैं तो इनवॉइस जो हम जारी करते हैं उसमें बाद में हो सकता है किसी वजह से अमेंडमेंट किया जाए। जैसे कि डेबिट क्रेडिट नोट की बात अभी हो रही थी, तो डेबिट क्रेडिट नोट तो अमेंडमेंट के चलते डेबिट नोट या क्रेडिट नोट इशू किया जाता है। तो वो डेबिट क्रेडिट नोट या प्रीवियस पीरियड का भी होगा, प्रीवियस टैक्स पीरियड का भी होगा, उसको भी रिपोर्ट किया जा सकता है GSTR-1 में सभी सप्लायर के द्वारा कि प्रीवियस पीरियड में भी, चूँकि गलती प्रीवियस पीरियड का जो है उसको इस पीरियड में से ही हम कर लेंगे। GSTR-1 वो कितने बार फाइल किया जाएगा? जनरली GSTR-1 जो है वो मंथली, हर एक महीने के हर एक महीना पूरा होगा उसके अगले 11 तारीख तक GSTR-1 फाइल किया जाता है। GSTR-1 के बाद हम अगले रिटर्न GSTR-2A की बात करेंगे। GSTR-2A वो किसी के द्वारा भरा नहीं जाता है, फाइल नहीं किया जाता है। ये ऑटो पॉपुलेटेड रिटर्न होता है GSTR-2A। जैसे GSTR-1 फाइल करने के बाद जीएसटी वेबसाइट पे क्या क्या इन्फॉर्मेशन चला जाता है, जैसे जितना भी माल रजिस्टर्ड डीलर के द्वारा बेचा गया या सर्विस प्रोवाइड किया गया, तो और जो जिसको जारी किया गया बिल, यानी कि एक सर्विस रिसीवर या गुड्स रिसीवर होगा, परचेजर होगा, और एक सेलर होगा।
तो सेलर ने जब अपने सप्लाई किए हुए सेल किए हुए माल का रिटर्न फाइल किया GSTR 1 में, तो उसमें ऑटो पॉपुलेटेड रिटर्न जनरेट हो जाता है जो GSTR 2A। इसको सिर्फ आप व्यू कर सकते हैं, इसमें आप कोई अल्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं। GSTR 2A जो है ओनली फॉर व्यू है। और डायनामिक GST ये हमेशा चेंज होते रहता है, क्योंकि जब भी GSTR 1 फाइल किया जाता है, हर एक महीने फाइल किया जाएगा, उसी के हिसाब से GSTR 2A भी चेंज होता जाएगा। इसमें सभी डिटेल रहता है, इनवार्ड सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विसेज, ऑल इनवार्ड सप्लाईज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और जो भी रजिस्टर्ड सप्लायर से रजिस्टर्ड डीलर से परचेज किया हुआ है, और उसके बाद इनपुट टैक्स क्रेडिट को ही व्यू किया जा सकता है इससे। और चूँकि इसमें डाटा जो है ऑटो पॉपुलेटेड होता है, अपने आप ये जनरेट होता है। और इसमें जो QRMP स्कीम के तहत जो भी टैक्स पेयर हैं, उनका भी डाटा ऑटो फिल्ड हो जाता है, अपने आप क्वार्टरली जो है फिल्ड हो जाता है। और GSTR 2A चूँकि सिर्फ रीड ओनली रिटर्न है, इस पर कोई एक्शन कोई नहीं ले सकता है, क्योंकि GSTR 1 फाइल करने के उपरांत ये जनरेट होता है GSTR 2A। इसमें एक बात है, बायर जो है, जो जिसने भी माल परचेज किया है, उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना है, तो वो इस रिटर्न से ये पता कर सकता है कि सेलर ने वो सही रिटर्न GSTR 1 फाइल किया है कि नहीं। यदि GSTR 1 रिटर्न सेलर सही नहीं फाइल करेगा, तो उसका यहाँ पर डिस्क्लोजर नहीं होगा और इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने में प्रॉब्लम होगी। जैसे कि कोई सप्लायर है, यदि एक महीने में 100 बिल रेज करता है, 100 बिल 100 आदमियों 100 लोगों को रेज करता है। अब जिसने परचेज़ किया, कोई रजिस्टर्ड डीलर जिसने परचेज़ किया, तो वो उसको जितना टैक्स दिया है उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना है, और जिस पीरियड में परचेज़ किया उसी पीरियड में वो GSTR 1 फाइल किया गया होगा सप्लायर के द्वारा। यदि नहीं फाइल किया गया तो उस पीरियड में इनपुट टैक्स क्रेडिट बायर नहीं ले सकता। तो बायर कम से कम इस रिटर्न को देखकर कम्युनिकेट कर सकता है कि भाई आपने जो है, जो माल बेचा है जो हमको, उसको आपने रिटर्न में नहीं दिखाया है, हम उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले सकते हैं, अतः आप उसको रिवाइज कर दें GSTR 1 को, ताकि इसमें, या नहीं तो दूसरे पीरियड में होगा। कम्युनिकेशन किया जा सकता है, और सेलर को, बायर के द्वारा सेलर को कहा जा सकता है कि आप GSTR 1 को टाइमली बेसिस पर फाइल करें और प्रॉपर फाइल करें। धन्यवाद। हम GSTR 2B के बारे में बताएंगे। तो GSTR 2B यह भी ये स्टैटिक GSTR रिटर्न है। ये बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पोर्टेंट है GSTR 2B। तो इट इज़ अवेलेबल एवरी मंथ। ये हर एक महीना अवेलेबल रहता है वेबसाइट पे, और उसमें जो भी इनपुट टैक्स क्रेडिट का डाटा है वो इसमें शामिल होता है, जिसको कि जो बायर है, परचेजर है, वो चेक करते हैं। इसमें ITC डिटेल, ITC डिटेल मिलेगा। कब से मिलेगा? जब से सेलर के द्वारा GSTR 1 रिटर्न फाइल किया गया है, मतलब प्रीसीडिंग मंथ up to date of filing GSTR 1 for current month. The return is made available on 12th of every month. हर एक महीने के 12 तारीख को ये रिटर्न वेबसाइट पे अवेलेबल हो जाता है। इसमें GSTR 3B फाइल करने के पहले सफिशिएंट टाइम मिल जाता है उसको चेक करने का, ITC कितना इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है क्लेम किया जा सकता है। GSTR 2B इसके आधार पर एक्शन लिया जा सकता है। GSTR 2B प्रोवाइड्स एक्शन टू बी टेकन अगेंस्ट एवरी इनवॉइस रिपोर्टेड। जितना भी इनवॉइस रिपोर्ट किया गया उसके आधार पर एक्शन लिया जा सकता है। जैसे कि कोई रिवर्सल हो, या इनएलिजिबल क्रेडिट हो, या कोई भी रिवर्स चार्ज हो,
तो इसमें GSTR जो कि GSTR 3B में जिसका रेफरेंस दिया जा सकता है, इसलिए GSTR 2B यह भी हालांकि व्यू ही किया जा सकता है इसको, लेकिन इसके ये एक इन्फॉर्मेशन है, मिल जाता है। इन्फॉर्मेशन मिलने के आधार पर हम GSTR 3B जो कि हमारा अगला रिटर्न है उस पर हम काम कर सकते हैं। GSTR 2 ये रिटर्न चूँकि अभी सस्पेंडेड है, इसीलिए इसके बारे में हम आगे बढ़ते हैं, इस पर हम बात नहीं करते। GSTR 3 यह भी अभी सस्पेंडेड रिटर्न है, इसको ये लागू नहीं किया गया है, इसीलिए इस पर बात हम नहीं करेंगे। GSTR 3B ये एक मंथली सेल्फ डिक्लेरेशन है, जिसमें कि सभी डिटेल, क्या क्या डिटेल, जैसे कि GSTR 1 में GSTR 1 में मंथली सेल का, सप्लाई का, सर्विस का रिटर्न फाइल किया गया। अब GSTR 3B जो है इसमें पूरा समराइज रहेगा, पूरा समराइज्ड आउटवार्ड सप्लाई, कितना सप्लाई किया गया है, इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना क्लेम किया गया है, टैक्स लायबिलिटी कितनी बनती है जिसको जमा करना है, टैक्स जमा कितना किया जा चुका है, यह सभी GSTR 3B में किया जाता है। GSTR 3B सभी नॉर्मल रजिस्टर्ड डीलर के द्वारा फाइल किया जाएगा। इसमें सेल्स और इनपुट टैक्स क्रेडिट का डिटेल GSTR 1 से और GSTR 2B सभी टैक्स पीरियड का इसमें फाइल किया जाएगा। GST रिकन्सिलिएशन इज़ क्रूशियल टू आइडेंटिफाई मिसमैच इन डाटा। ये रिटर्न जो है GSTR 3B ये बहुत ही क्रूशियल रिटर्न है, क्योंकि इसमें रिकन्साइल किया जाएगा कि सेलर ने जो सेल दिखाया है, बायर ने उसी को परचेज दिखाया है, उसी के आधार पर इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया है, तब एक दूसरे से मैचिंग भी हो जाएगा, रिकन्सिलिएशन हो जाएगा। ऐसा ना हो कि सेलर ने सेल कुछ और दिखाया है और इनपुट टैक्स क्रेडिट कुछ और लिया गया है, या परचेज कुछ और दिखाया जा रहा है। तो इन सभी एरर को दूर करने के लिए, मिसमैच को दूर करने के लिए GSTR 3B वो काफ़ी ये रिटर्न को एक्यूरेटली भरना पड़ता है, फाइल करना पड़ता है, कोई प्रकार के मिसमैच नहीं हो, ताकि फ्यूचर में कोई प्रकार का, चूँकि GSTR 3B यदि नहीं होगा तो इससे यदि आप टाइमली नहीं फाइल करेंगे और सही नहीं फाइल करेंगे तो आपका GST रजिस्ट्रेशन को सस्पेंड भी किया जा सकता है। और GSTR 3B कब फाइल किया जाएगा, इसमें मंथली 20 तारीख, हर एक सक्सीडिंग मंथ के 20 तारीख को, जैसे जनवरी का रिटर्न 20 फरवरी को, फरवरी का रिटर्न 20 मार्च को। और इसमें टैक्स पेयर जो अपने एग्रीगेट टर्नओवर या प्रीवियस फिनेंशियल ईयर का भी टर्नओवर, इसमें सारा डिटेल उसमें डाला जाएगा। और मंथली उनके लिए भी है जिनका कि टर्नओवर जो है वह 5 करोड़ से ज़्यादा हो। GSTR 1 में भी हमने देखा था कि 5 करोड़ से यदि ज़्यादा टर्नओवर है तो मंथली रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है। हालांकि GSTR 1 में डेट का अंतर है। GSTR 1 में वो 11 तारीख है हर एक महीने के, अगले महीने 11 तारीख, इसमें इसको 20 तारीख को करना है। अब लेकिन जिसका टर्नओवर, जिस भी रजिस्टर्ड डीलर का टर्नओवर 5 करोड़ तक ही है या 5 करोड़ से कम है, इक्वल टू और बिलो 5 करोड़, और उन्होंने QRMP स्कीम को ऑप्ट किया है, क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट, तो उनको मंथली के जगह ये रिटर्न क्वार्टरली वो फाइल कर सकते हैं। और ये क्वार्टरली फाइल करने के लिए उनको भी हर एक महीना के अगले महीना 20 तारीख, अच्छा ये 20 तारीख जो है ये 22 तारीख भी होता है कुछ राज्यों के लिए। इसमें 2 कैटेगरी के राज्य हैं, X कैटेगरी के स्टेट और Y कैटेगरी के स्टेट। X कैटेगरी के स्टेट में और यूनियन टेरिटरीज में कौन आते हैं, जैसे छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, केरला, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, और यूनियन टेरिटरीज ऑफ दमन एंड दीव, दादरा नगर हवेली, पुडुचेरी, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड लक्षद्वीप, ये X कैटेगरी के हैं। इनको जो है
हर एक महीने के अगले महीने की 20 तारीख को रिटर्न फाइल कर देना है GSTR 3B। और वाई कैटेगरी के स्टेट्स कौन है जो कि एक्स कैटेगरी से में नहीं है, वो सारे के सारे वाई कैटेगरी में, जैसे कि हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, आसाम, वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा और यूनियन टेरिटरीज ऑफ जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़ एंड न्यू दिल्ली। GSTR 3B। GSTR 1 मंथली फाइल किया जाएगा उनके द्वारा जिनका टर्नओवर 5 करोड़ रुपया से ज़्यादा है और जिन्होंने QRMP स्कीम का मतलब क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट ऑफ टैक्स, क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट ऑफ टैक्स जिन्होंने अडॉप्ट किया है और 5 लाख रुपये तक, 5 लाख रुपये से ज़्यादा उनका टर्नओवर है और QRMP अडॉप्ट नहीं किया है, तो उनको मंथली फाइल करना पड़ेगा। अर्थात मंथली फाइल करने के लिए क्या चाहिए कि उनका टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर होना चाहिए और उन्होंने QRMP स्कीम अडॉप्ट नहीं किया होना चाहिए। तो उनको हर एक महीना पूरा होने के अगले महीने के 11 तारीख तक GSTR 1 जो है वो फाइल करेगा। उसमें वो अपना पूरा एग्रीगेट टर्नओवर, जो भी टर्नओवर है, वो चाहे रेगुलर सेल से हो या कैजुअल सेल से हो, डेबिट नोट से हो, क्रेडिट नोट का एडजस्टमेंट करके हो, वो उनको एग्रीगेट टर्नओवर का रिटर्न फाइल करना पड़ेगा हर एक महीने। हाँ, एक चीज़ बात और है कि यदि उनका टर्नओवर 5 करोड़ तक ही है और रजिस्टर्ड डीलर ने 5 करोड़ से कम, 5 करोड़ तक वाले रजिस्टर्ड डीलर यदि QRMP स्कीम एडॉप्ट किए हों। QRMP स्कीम कौन एडॉप्ट कर सकता है? QRMP स्कीम एडॉप्ट करने के लिए कंडीशन है कि उनका टर्नओवर, किसी व्यापारी का टर्नओवर 5 करोड़ तक ही होना चाहिए और 5 करोड़ तक ही हो तो वो QRMP स्कीम को एडॉप्ट कर सकते हैं। QRMP स्कीम में हर एक महीने टैक्स पेमेंट किया जाता है, लेकिन रिटर्न जो है वो तिमाही क्वार्टरली फाइल किया जाता है। और क्वार्टरली कब फाइल किया जाएगा? जब क्वार्टर जब पूरा होगा तो पूरा होने के अगले 13 तारीख, एक क्वार्टर पूरा हुआ उसकी, जैसे कि जून क्वार्टर पूरा 30 जून को होता है, 1 अप्रैल से 30 जून तक एक क्वार्टर पूरा हुआ तो अगले महीने 13 तारीख यानी 13 जुलाई तक जो है उसको फाइल कर देना होगा। सितंबर क्वार्टर 30 सितंबर को ख़त्म होता है तो 13 अक्टूबर तक रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। तो ये रहा GSTR 1। ये सभी रजिस्टर्ड डीलर को अपने सेल के संबंध में, सर्विस के संबंध में, जितना भी बाहर सप्लाई किया उसके संबंध में रिटर्न फाइल करना आवश्यक है। GSTR 1।